तो अब आता है चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो इसमें जो है थ्योरी पार्ट्स मैंने पुराने वाले कॉपी में नहीं लिखा है, तो नए वाले कॉपी में मैंने थ्योरी एंड पूरा लेक्चर इसी में लिखा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या था, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हमने डिराइव कर लिया था लेक्चर 2 में, ठीक है। तो अब उसी के साथ हमें कंटिन्यू करना है, और इसमें हमने क्या किया है कि इनपुट में इम्पल्स सिग्नल दिया है और उसका फिर आउटपुट में फाइंड किया है कि उस सिग्नल की क्या वैल्यू है, ठीक है, उस सिग्नल की क्या एक्सप्रेशन है और स्टेबिलिटी क्या है, ये सब चीज़, ठीक है। तो इसमें मैंने वही बेसिकली एनर्जी को लेके बताया है। हाँ, तो इसमें देखो फॉरवर्ड गेन ये तो पढ़ ही लिए थे, ठीक है। इम्पल्स में क्या होगा, इनपुट तुम्हारा इम्पल्स सिग्नल होगा जो कि टाइम डोमेन में है। तो फॉर ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले उसे लैप्लास में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो लैप्लास में कन्वर्ट कर लिया और ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पता है आउटपुट हमें निकल जाएगा। आउटपुट जो निकलेगा वो एस डोमेन में निकलेगा, मतलब लैप्लास में। इसका इन्वर्स निकालोगे तब टाइम डोमेन में निकलेगा और यही हमें आंसर में प्रोवाइड करना है, ठीक है। जो इनपुट जिस डोमेन में होता है आउटपुट भी उसी डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हो गया। तो अब इसमें देखो ये फॉर्मूला लगाया और ऐसे करके हमने आउटपुट निकाल लिया। ये लैप्लास डोमेन में ये आउटपुट है, मतलब इम्पल्स जो सिग्नल यहाँ पे बन रहा है एस डोमेन में उसका एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि इस सिग्नल का स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है और इस सिग्नल का वेवफॉर्म भी बनाना है, सो दैट पता चले कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ से होगा, इसका बिहेवियर ओवरऑल क्या है, ठीक है। तो अब देखो मतलब फिगर प्लॉट करना है तो उसके लिए तो टाइम डोमेन में होता है, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन दैट इज़ लैप्लास से हम क्या पता कर सकते हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसके रूट्स निकालने होंगे। रूट्स निकालना मतलब क्या, इसको बेसिकली सॉल्यूशन, ये तुम्हारा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालो और सॉल्यूशन को 0 से इक्वेट करो, हमें रूट्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यह आता है कि यहाँ पे देखो कितना सारा वेरिएबल है, एस, जीटा, डब्ल्यू एंड दैट इज़ ओमेगा एन दैट इज़ फ्रीक्वेंसी एस। तो ये सब चीज़ में सारा ही वेरिएबल नहीं है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ हम देखते हैं। ये देखो सेम एक्सप्रेशन है, ये तुम्हारा सी एस है दैट इज़ आउटपुट सिग्नल। तो इसमें देखो जीटा क्या होता है, जीटा होता है तुम्हारा डैम्पिंग रेशियो जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है। ओमेगा एन क्या होता है, ये तुम्हारा सप्लाई का फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई आरएलसी सेकंड ऑर्डर क्या होता है, मतलब एक आरएलसी सर्किट को सेकंड ऑर्डर सर्किट बोलते हैं। एक सर्किट में अगर एक से ज़्यादा एनर्जी स्टोरिंग होगा, इफेक्टिव एनर्जी स्टोरिंग, तो उसको तुम्हारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका आर एल सी सर्किट, ठीक है, सीरीज आर एल सी या पैरेलल कोई भी हो, ठीक है। तो उसमें जो तुमने सप्लाई दिया वो सप्लाई तो फिक्स होगा, तो ओमेगा एन तुम्हारा फिक्स है, सप्लाई का फ्रीक्वेंसी फिक्स है। जीटा होता है डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। तो तुमने जितना रजिस्टर का वैल्यू डाला है उतना ही डैम्पिंग रेशियो थ्रू आउट सर्किट में लगेगा, तो ये भी फिक्स है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये तुम्हारा फिक्स है, लेकिन ये तुम्हारा एज पर कंस्ट्रक्शन, मतलब तुम्हें क्या सिस्टम डिज़ाइन करना है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सिस्टम डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल, ठीक है। तो जीटा के अलग अलग वैल्यूज़ पे सिस्टम का स्टेबिलिटी अलग होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जीटा के अलग वैल्यू पे इसका स्टेबिलिटी स्टडी करेंगे। अब इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि जीटा की वैल्यू दैट इज़ डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू क्यों चेंज करते रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली एल और सी एनर्जी स्टोर करता है। तो एनर्जी स्टोर किया है तो वो डिसिपेट भी करेगा। तो डिसिपेट कहाँ करेगा, आर एल सी तीन ही एलिमेंट होता है सर्किट में, तो एल और सी एनर्जी डिसिपेट करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसका आर के अक्रॉस जाएगा, कुछ तुम्हारा वायर में जाएगा, कुछ सोर्स में जाएगा, ठीक है। और ये हर एक एलिमेंट क्या करेगा, डैम्प आउट करेगा इसके एनर्जी को। इसका एनर्जी कैसे फ्लो करेगा, इन फॉर्म्स ऑफ सिग्नल, और इस सिग्नल को ये आर क्या करता है, डैम्प आउट करता है, ठीक है। तो डैम्प करेगा तो इसका मतलब ये डैम्पिंग फोर्स लगा रहा है, और इसका जो एनर्जी होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपना डैम्पिंग फोर्स लगाएगा, ठीक ना। तो एल और सी से जो एनर्जी निकल रहा है इन फॉर्म ऑफ सिग्नल वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि एल और सी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एक समय पे वो एनर्जी स्टोर करेगा, फिर रिलीज़ करेगा, स्टोर करेगा, रिलीज़ करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सप्लाई होता है वो भी ऑल्टरनेटिंग का होता है, मतलब उसका भी मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। तो उसका मैग्नीट्यूड जब कम होगा तो उस समय एल का ज़्यादा हुआ तो ये रिलीज़ करने लगेगा। मान लो सप्लाई का ज़्यादा हुआ तो ये चार्ज होने लगेगा,
ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि ओमेगा एन तो तुम्हारा सप्लाई है जो कि एक बार फिक्स है, जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज फिक्स ही है, वो तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन जीटा चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जीटा के अलग अलग वैल्यूज़ पे इस इक्वेशन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले जीटा को 0 मान के चेक करते हैं। ठीक है, जीटा इज इक्वल टू 0, ये अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब क्या हुआ, जीटा इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब एल और सी से जो एनर्जी निकल रहा है उस एनर्जी को रजिस्टर डैम्प आउट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, रजिस्टर है ही नहीं उस सर्किट में, क्योंकि रजिस्टर का बिहेवियर है डैम्पिंग करना। तो ये तो काफ़ी इनप्रैक्टिकल सा केस हो गया, क्योंकि याद करो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग वो वाला पढ़े थे जिसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स विथ एल, तो उसमें क्या था कि एक आइडियल सोर्स था, मतलब उसके साथ कोई आर नहीं, ठीक है, और एक एल था। तो जब ऐसा कंडीशन था तो एल अपना ट्रांजिएंट बिहेवियर शो नहीं कर रहा था। ट्रांजिएंट बिहेवियर मतलब ट्रांजिएंट स्टेट पे वो चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, या एनर्जी जो भी होता है वो बिहेवियर को शो नहीं कर रहा था, वो अपना ही प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी अनप्रैक्टिकल सा केस है, ये आइडियल केस है। ठीक है, जीटा इज इक्वल टू 0 ये प्रैक्टिकल में नहीं होता है, इसमें एल और सी अपना बिहेवियर को फॉलो नहीं करता है, दैट इज़ चार्ज और डिस्चार्ज को फॉलो नहीं करेगा। कौन सा बिहेवियर, तो ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट का बिहेवियर को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसको अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन बोलते हैं। अब देखते हैं कि स्टेबिलिटी देखते हैं, दैट इज़ हमें आउटपुट सिग्नल का स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि क्या है। तो जीटा इज इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे इस वाले इम्पल्स आउटपुट में तो तुम्हें ये एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या है, सी एस, ये बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने निकाला है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का डिनोमिनेटर को रूट्स निकालने को ही पोल्स बोलते हैं, तो इसका रूट्स निकालो। रूट्स निकालने में देखो एक चीज़ यहाँ पे ट्रिक है, दैट इज़ एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस इसको इधर करने पे आया। अब रूट जब दोनों साइड लगाओगे तो यहाँ माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो इस माइनस साइन का क्या करेंगे हम लोग, देखो जे का वैल्यू -1 होता है, सॉरी हाँ जे का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। ठीक है, तो ओमेगा एन तो बाहर निकल गया, रूट अंडर -1 बच गया, तो इसको रिप्लेस कर देंगे जे से, क्योंकि जे का वैल्यू इतना ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो रूट्स जो हमें मिला वो प्लस माइनस जे ओमेगा एन, मतलब ये जो रूट्स है ये इमेजनरी एक्सिस पे है क्योंकि जे लगा हुआ है। ठीक ना, ठीक है, तो इसका रूट्स जब ड्रॉ किए तो इमेजनरी एक्सिस पे आ गया। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इमेजनरी एक्सिस पे अगर रूट्स आ गया, मतलब पोल्स अगर इमेजनरी एक्सिस पे है, तो उस सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सिस्टम का डेफिनेशन। अब हो गया तुम्हारा कि ये आउटपुट सिग्नल था, तो आउटपुट सिग्नल का पोल्स इमेजनरी एक्सिस पे आया, मतलब ये जो आउटपुट इम्पल्स आउटपुट है ये मार्जिनली स्टेबल है। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल कहने का मतलब समझें कैसे, समझें ये कि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि मार्जिनली स्टेबल है तो वो बिकेगा ही नहीं मार्केट में। ठीक ना, ये चीज़ है। ठीक है, अब आता है इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन क्या होता है, तो इमेजनरी एक्सिस पे जो पोल्स लाई कर रहे हैं वही इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन होता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो इमेजनरी एक्सिस पे जो पोल है जे, तो देखो ये तो तुम्हारा एक्सिस है, मैग्नीट्यूड उसका क्या है ओमेगा एन। ठीक है, तो यहाँ जे नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, ये लिख गया है तो रहने दो, लिखना नहीं चाहिए, ये हो गया ओमेगा एन, इतना मैग्नीट्यूड क्या है ओमेगा एन, तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन क्या हो गया ओमेगा एन, किसका, इस वाले इम्पल्स आउटपुट का। ठीक है, याद रखना ये सारा चीज़ इस वाले कंडीशन के लिए है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो टाइम कांस्टेंट तुम्हारा होता है रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। ठीक है, तो इसमें रियल रूट्स तो है ही नहीं, क्या कि रियल एक्सिस ये है ना, इस एक्सिस पे अगर कोई रूट्स होता तब उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक ना, तो नेगेटिव रूट्स कोई है नहीं तो उसको 0 कर दिए, और न्यूमरेटर तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है 1 पोल्स, तो पोल्स 0 हैं, तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। कहने का मतलब ऐसे भी टाइम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिस्टम का निकलता है। ठीक ना, मार्जिनली और अनस्टेबल का टाइम कांस्टेंट होता ही नहीं है, तो होता ही नहीं है मतलब इनफाइनाइट सेकेंड। अब जो इनफाइनाइट सेकेंड है उसका मतलब क्या है, तो देखो टाइम कांस्टेंट होता क्या है, तो टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन है कि 0 से 36% चार्ज होने में जितना समय लगे, या फिर तो अगर डिस्चार्जिंग हो रहा है
तो 100 से 36.8% तक डिस्चार्ज हो जाए, तक नहीं, 100 से 36.8% कम, मतलब 63% डिस्चार्ज होने में जितना टाइम लगेगा उसी को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इनफाइनाइट लग रहा है, मतलब 0 से 36% चार्ज ये इनफाइनाइट टाइम में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एल और सी जो कि सर्किट में है, RLC सर्किट में, उसमें ये कभी चार्ज ही नहीं होगा। या तो अगर इसका डिस्चार्ज होने को पकड़े तो इसका मतलब ये है कि एल और सी तुम्हारा सर्किट में कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक चार्ज ही होते रहेगा, समझे, ये मतलब हो गया, ठीक है। तो मतलब काफ़ी एविडेंट है, ये तुम्हारा अनप्रैक्टिकल सा केस है, ठीक ना, ये प्रैक्टिकल केस नहीं, ये अनप्रैक्टिकल केस है। जीटा इज इक्वल टू 0 आइडियल केस है, ठीक है। तो इतना तक तो अब हम लोग आ गए। अब क्या है कि आउटपुट सिग्नल को टाइम डोमेन में देना होता है, तो सिंपल इसका टाइम डोमेन कर दो, ठीक है। तो टाइम डोमेन कर दिए। अब टाइम डोमेन करने से हमें क्या एडवांटेज है कि हम वेव फॉर्म को प्लॉट कर सकते हैं, मतलब आउटपुट सिग्नल को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट सिग्नल जो प्लॉटिंग होता है वो टाइम एक्सिस में ही होता है, ठीक है। तो ये टाइम है और इस एक्सिस में तुम्हारा सिग्नल है, ठीक है। तो इसमें देखो समझो क्या चीज़ है, ये साइन है, ओमेगा एन तो तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो। ग्राफ किसका प्लॉट होगा, साइन का, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन है साइन। यू ऑफ टी क्या है, यू ऑफ टी तुम्हारा एक स्टेप सिग्नल है जिसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट टाइम तक 1 ही रहता है। तो इसका मतलब साइन तुम्हारा स्टेप से अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब साइन सिग्नल जो कि इनफाइनाइट होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मल्टीप्लिकेशन के बाद साइन जो है 0 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यू ऑफ टी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और तुम्हारा साइन जैसे जानते हो, साइन तुम्हारा इनफाइनाइट होता है, ऐसे चलते चलते कभी ख़त्म नहीं होगा, ये भी वही चीज़ बता रहा है, इनफाइनाइट भी वही चीज़ बता रहा है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा आउटपुट सिग्नल हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, अब ये चीज़ है, इसको तुम बाउंडेड फिगर नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये कभी एंड ही नहीं हो रहा है, तो ये अनस्टेबल फिगर हो गया। कांस्टेंट, ये तुम्हें कांस्टेंट ऑस्किलेशन बता रहा है, ठीक है, या अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन या पीरियोडिक ऑस्किलेशन या रिपीटेड, कुछ भी बोलो, सब एक ही नाम है, ठीक है। एनर्जी विल नेवर चेंज, हाँ वही चीज़ मतलब हुआ। अब आता है सिग्निफिकेंस क्या है इसका इलेक्ट्रिकल डोमेन में और मैकेनिकल डोमेन में। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि जीटा जब 0 होता है इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है सर्किट में, ठीक है। इसका मतलब सर्किट में कोई रजिस्टर है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ यही मतलब है। और मैकेनिकल सिस्टम में तुम्हारा डैम्पिंग ऑन प्रोवाइड करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। तो मैकेनिकल सिस्टम में अगर जीटा इज इक्वल टू 0 का मीनिंग मैकेनिकल सिस्टम में क्या है कि वो सिस्टम में फ्रिक्शन है ही नहीं, जो कि काफ़ी इम्प्रैक्टिकल का केस है, ठीक है।